हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरो एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपनी इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग आज बातें करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। हेलो शिवानी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बातें करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में। इंडियन जियोग्राफी में जो हमारी क्लास है आज वो है क्लास नंबर 4। आपको पता है केवल 6 क्लासेज लूंगा मैं, और 6 क्लासेस में आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, तो वही एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। क्लास नंबर क्या है हमारी? क्लास नंबर है 4। ठीक है, क्लास नंबर 4 के अंदर आप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार देखने का प्रयत्न करें। क्वेश्चन पूछा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में अगर बात करें तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर है। कर्नाटक राज्य में एक नदी है जिसका नाम क्या है? कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। एक सेकेंड भाई। टॉपिक बताओ भाई, इंपोर्टेंट कौन कौन से? भाई इंपोर्टेंट पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट किसी को भी नहीं पता जो अपने आप को ये बोलता है ना मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम 100% फंस जाएगा। उसने खुद नहीं पता पाऊंगा टॉपिक क्या है। मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करने का काम करूंगा। अभी ये जो टॉपिक है ये जलप्रपात का टॉपिक है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या है? कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं जलप्रपातों की तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे उच्चीकल जलप्रपात। उच्चीकल जलप्रपात ये कौन सी नदी पर? तो आप लोग बोलेंगे वराही नदी पर। भारत के किस राज्य के अंदर है? तो आप लोग बोलेंगे कर्नाटक राज्य के अंदर। फिर मैं बात करूं अगर हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर? तो आप लोग बोलेंगे सवर्ण रेखा नदी के किनारे। सवर्ण रेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात बनाती है। फिर मैं बात करूं धुआंधार जलप्रपात, अगर मैं धुआंधार जलप्रपात की बात करूंगा तो आप लोग किस नदी पर बताएंगे? तो आप बोलेंगे ये नर्मदा नदी पर है। फिर इसके बाद में बात करूं श्रीशैलम जलप्रपात, श्रीशैलम जलप्रपात ये कौन सी नदी पर? तो आप लोग बोलेंगे ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। ये भारत के इंपोर्टेंट जलप्रपात। एक जलप्रपात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं जिसका नाम क्या है? जोग या गरसोपा जलप्रपात। जोग गरसोपा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो आप लोग बोलेंगे शरावती नदी पर। इसका नाम चेंज करके मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिखवा चुका हूं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सभी नदियों की बात कर चुके हैं हम। अभी तो नदियां जानी बिछानी लगती होंगी। पेरियार के बारे में बात करी हमने, शरावती के बारे में, गोदावरी और कावेरी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग सारी नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? बांध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? बांध यानी डैम। अगर मैं बांध की बात करूं तो क्वेश्चन आता है बांध पानी को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? बांध कोई पानी का प्रवाह है उसको रोक के कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसके लिए एक बांध का निर्माण किया जाता है। और बांधों के ऊपर ही नदी घाटी परियोजनाएं होती है। नदी घाटी परियोजना भी बांधों के ऊपर ही होती है। इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के मंदिर बांध को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता? तो आप लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी ने भी बांधों पर टिप्पणी की। बहुत अच्छे शिवानी। अभी अगर क्वेश्चन पूछो बांध कितने प्रकार के हैं, तो बांध के प्रकार कितने होते हैं भाई? बांध 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के बांध होते हैं।
तीन प्रकार के कौन कौन से बांध होते हैं? तो सबसे पहले होता है गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटेशनल डैम। गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध को बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग बोलेंगे कंक्रीट का प्रयोग करके ना गुरुत्वीय बांध का निर्माण किया जाता है। कंक्रीट का प्रयोग करके और गुरुत्वीय बांध बनाया जाता है। ये सबसे मजबूत बांध होता है, सबसे मजबूत बांध। सबसे मजबूत बांध कौन सा होता है? कंक्रीट गुरुत्वीय बांध। इसके बाद अगर मैं दूसरे बांध की बात करूं तो दूसरे बांध को आप लोग याद रखेंगे चापाकार बांध। चापाकार बांध, ये चापाकार बांध कैसा होता है भाई? तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर प्रयोग किया जाता है स्टील का और चट्टान का। स्टील प्लस चट्टान, इन दोनों से निर्मित होता है। ये सेकंड सबसे मजबूत होता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो तीसरा जो बांध है वो रॉक फीडर बांध कहलाता है। रॉक फीडर डैम, रॉक फीडर बांध कहलाता है। और जो ये रॉक फीडर बांध है ये किस किस से बना होता है? तो आप लोग बोलेंगे ये चट्टान प्लस में मिट्टी, चट्टान प्लस मिट्टी से इस डैम का या बांध का निर्माण किया जाता है। कौन से का? तो रॉक फीडर डैम का। ये तीनों प्रकार के डैम आप लोग याद रखेंगे। अभी इसके अंदर दो शब्द हैं, एक बाखड़ा है और एक नांगल है। अगर नांगल वाले एरिया की बात करूं तो ये कहां पर है? पंजाब के अंदर। अगर मैं बाखड़ा वाले की बात करूं तो आप लोग क्या आंसर देंगे? बाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश। यानी दो राज्यों के सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? तो आप लोग बोलेंगे बाखड़ा नांगल। कौन सी नदी पे है? तो आप लोग बोलेंगे सतलुज नदी पे, ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज इसका आंसर है। ठीक है। एक SYL सतलुज यमुना लिंक विवाद है। एक सतलुज यमुना, आगे बता दूं मैं इसको, यहां पर जगह नहीं रही। सतलुज यमुना लिंक विवाद, आगे बढ़। टेरी बांध किस नदी पर बना है? टेरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में। टेरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में। इस टेरी बांध से एक दो क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? तो आप लोग आंसर लगाएंगे टेरी डैम। टिहरी डैम क्वेश्चन आता है। टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, यानी टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 261 मीटर। 261 मीटर ऊंचा है। ठीक। कौन सी नदी पे है? तो दो नदियां हैं, एक भागीरथी प्लस भीलगंगा। भागीरथी प्लस भीलगंगा, इन दो नदियों पर कौन सा डैम बनाया गया? तो आप लोग बोलेंगे टिहरी डैम। भारत के उत्तराखंड राज्य में है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है। इसके बाद आपको एक हुगली नदी मिली। हुगली नदी पर भी हम लोगों ने एक डैम बना रखा है। क्या नाम है? तो फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है। फरक्का बैराज भारत के किस राज्य के अंदर है? तो आप लोग बोलेंगे फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा डैम है? तो आप लोग बोलेंगे फरक्का बैराज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे करके हम लोग डैम्स का निर्माण करते हैं, यानी बांध का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। रिहंद डैम, एक नदी बताई थी मैंने आपको जिसका क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी के अंदर एक रिहंद नदी मिलती है, और जहां रिहंद नदी मिलती है वहीं पर किसका निर्माण होता है? तो आप लोग बोलेंगे वहीं पर इस डैम का निर्माण होता है। और ये डैम कहां पर बनता है? तो आप लोग बोलेंगे ये मध्य प्रदेश के अंदर बनता है, इन वेस्ट बंगाल, सॉरी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डैम बनाया जाता है जिसका क्या नाम है? रिहंद बांध। अभी बांध आप लोग याद कर चुके हैं, ऐसे ऐसे अनेकों बांध हैं। अभी भारत को आप लोग कुछ कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। ये जो नदियां हैं जितनी भी भारत के अंदर गई हैं, इन नदियों पर क्या होता है? नदियों पर जल विद्युत परियोजना भी होती है। ठीक है। एक ऊर्जा है, आप लोग ऊर्जा से समझने का प्रयत्न करेंगे। जब आप ऊर्जा से समझने का प्रयत्न करेंगे तो ऊर्जा को कई तरीके से बिल्ड किया जाता है। जैसे एक तापीय ऊर्जा है, जब आप कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया देखते हैं तो उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं। फिर आप एक जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना। फिर आप लोग एक परमाणु विद्युत परियोजना पढ़ते हैं, परमाणु विद्युत परियोजना। इस तरीके से विद्युत परियोजना है भारत के अंदर, परमाणु विद्युत परियोजना। यानी भारत के अंदर इस तरीके से ये चीजें बिल्ड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को बिल्ड करने के लिए। तो इनके अंदर इन बांधों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे समझाने का प्रयत्न करूंगा मैं। देखो, ये एक बांध लगा दिया, अब इस बांध के अंदर यहां पर बहुत सारा पानी है। अब इस बांध के यहां पर एक रास्ता बनाया जिसमें से इतना पानी आना है,
तो यहां पर क्या होता है, हम लोग एक टर्मिनेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक मोटर रख दी जाती है, उस मोटर पर पानी गिरता है, फिर वो मोटर चलती है पानी से, यानी पानी के दबाव से वो मोटर तेज तेज चलती है और बिजली का निर्माण करती है। ऐसी ही परियोजना क्या कहलाती है, जल विद्युत परियोजना कहलाती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में आप लोग ये लिखें, निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है। उकाई परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है, भारत के किस राज्य में है, गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो आप लोग बोलेंगे ताप्ती नदी पर बनाई गई। ताप्ती नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, याद रखेंगे। ऐसी ही अनेकों और भी हैं, जैसे मैं बात करूं एक दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो आप लोग बोलेंगे चेनाब नदी पर है। फिर मैं बात करूं एक सलाल परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप लोग बोलेंगे सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, ठीक है। ऐसे परियोजनाएं बनाई गई है जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल विद्युत परियोजना का निर्माण करते हैं। एक पोंग पोंग बांध बना रखा, यहां पर भी हम लोगों ने जल विद्युत परियोजना बना रखी, पोंग बांध। पोंग बांध भारत के किस राज्य में बनाया, न तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, लेकिन आप लोग इसको उत्तराखंड लिखेंगे, उत्तराखंड, या फिर आप इसी के नीचे ले लेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हम लोगों ने जल विद्युत परियोजना के लिए डैम्स बना रखे। ये डैम किस पे है, ताप्ती नदी पे, उकाई जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते राणा प्रताप सागर बांध नदी पर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यास पर, झेलम पर, चंबल पर, गंगा पर। एक बार थोड़ा सा आप लोग परमाणु विद्युत परियोजना पर भी ध्यान देंगे, परमाणु विद्युत परियोजना। सेकंड का समय देना भाई। क्वेश्चन का ठीक कर लियो, पिछले क्वेश्चन का कौन से का हो, इससे पिछला ये वाला, ये जो रियन डैम है इसका आंसर आप लोग उत्तर प्रदेश लगाएंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया था, यहां पर आ जाओ। राणा प्रताप सागर बांध की बात कर रहे थे हम लोग, ये कौन सी नदी पर है, तो आप लोग आंसर देंगे ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, व्यास पर नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद परमाणु विद्युत परियोजना की बात कर रहा था मैं, ये भी पानी के समीप होते हैं। जैसे मैं बात करूं भारत के अंदर पहला परमाणु बिजली घर, पहला परमाणु, इसका क्वेश्चन नहीं ऐड किया मैंने क्योंकि मैं इसको सोच रहा था भाई बीच में लिखवा दूंगा, पहला परमाणु बिजली घर। यदि मैं पहले परमाणु बिजली घर की बात करूं तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, सतारा। सतारा कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है सतारा, पहला परमाणु बिजली घर है। इसके बाद और कौन कौन से परमाणु बिजली घर है, जैसे एक नरोरा परमाणु बिजली घर किस राज्य के अंदर है, तो आप लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके पीछे लिख लेना
परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद और किसी याद रखते हैं आप लोग, एक काकरा पारा परमाणु बिजली घर, काकरा पारा परमाणु बिजली घर ये कहां पर है तो आप लोग बोलेंगे ये गुजरात के अंदर है। एक रावत बाटा परमाणु बिजली घर, रावत बाटा परमाणु बिजली घर ये कहां पर है तो आप लोग बोलेंगे ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान। एक आता है कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु बिजली घर ये कहां पर है तो आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु के अंदर है। ये परमाणु बिजली घर है, आप लोग इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। और राणा प्रताप सागर बांध की बात करूं तो आप कहां पर आंसर लगाएंगे, चंबल नदी पर। यहां पे आ जाओ अगले क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देंगे। राणा प्रताप सागर बांध, सॉरी नागार्जुन सागर बांध। अभी बांधों की बात कर रही है तो एक और परियोजना रखेंगे आप लोग, दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती। दुलस्ती तो मैंने लिखवा दिया। एक बगलियार याद रखेंगे, बगलियार, बगलियार भी कहां पर है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये भी कहां पर है तो आप लोग बोलेंगे ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। ताप्ती पर आप लोगों ने याद ही कर लिया, उकाई जल विद्युत परियोजना कहां पर है, ताप्ती नदी पर है। कोसी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, बिहार का शोक, सोर ऑफ बिहार, बिहार का शोक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है और 3 धाराएं भारत के अंदर आती है। अभी पूछा गया है नागार्जुन सागर। गोदावरी के बारे में हमने बात की थी कि नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से क्या निकलता है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। तो भाई नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना याद रखेंगे, ये कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। अभी एक नदी और बची गोदावरी। गोदावरी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना तो आप लोग बोलेंगे कालेश्वरम, कालेश्वरम बांध बोलो या फिर कालेश्वरम जल विद्युत परियोजना किस पर है तो आप लोग बोलेंगे ये गोदावरी नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर चुके हूं आपसे भाई, निम्न में से किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर। ये सारी की सारी किस नदी पर है तो आप लोग बोलेंगे ये चेनाब नदी पर। दुलस्ती है, बगलिहार है या फिर सलाल जल विद्युत परियोजना, ये सारी की सारी किस नदी पर है तो आप लोग बोलेंगे चेनाब नदी पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। बहुत अच्छे शिवानी भाई, अब आ जाओ। एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएआर, आईसीएआर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर। आईसीएआर का अर्थ क्या है भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस संस्था को एक काम दिया गया कि भाई आप लोग भारत में ये चेक करें कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब भारत के अंदर हर प्रकार की चट्टान पाई जाती है तो हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती होगी। भारत में मिट्टी के कितने प्रकार तो आप लोग बोलेंगे 8 प्रकार। ये बात का अप्रूवल किसने दिया है तो आप लोग बोलेंगे ये बात का अप्रूवल आईसीएआर ने दिया है। अभी मिट्टी के प्रकार कौन कौन सी, सबसे पहले सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, दूसरे पर अगर मैं बात करूं तो लाल मृदा, तीसरे पर बात करूं तो लेटराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, अगर मैं फोर्थ पर बात करूं तो आप लोग आंसर देंगे काली मृदा। इसके बाद अगर मैं फिफ्थ पर बात करूं तो आप लोग बोलेंगे मरुस्थलीय मृदा। अगर मैं सिक्स्थ पर बात करूं तो आप लोग बोलेंगे पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद अगर मैं सेवंथ पे बात करूं तो दलदली मृदा, दलदली मिट्टी। अगर मैं एट्थ पर बात करूं तो आप लोग बोलेंगे लवणीय मिट्टी।
ये 8 प्रकार की मृदा भारत के अंदर पाई जाती है और यही क्वेश्चन पूछा है, इन 8 मृदाओं को मंजूरी किसके द्वारा दी गई? दूध, ब्लैक एंड लेटराइट डेजर्ट। बिल्कुल भाई, जलोढ़ को एलुवियल सोइल बोलते हैं शिवानी, एलुवियल सोइल। भारत के अंदर 8 प्रकार की मृदा भाई, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, अभी तक यही पढ़ी थी, अब ये भी देख लो, एक पर्वतीय मृदा है, लवणीय मृदा है, स्लाइन। अभी आप लोग देखेंगे काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, एसिड मिट्टी, एक या दो, दोनों या सारी मिट्टी। आप लोगों ने कंसेप्ट करना पड़ेगा एसिड बेस सॉल्ट, तब आप इस चीज को कर पाएंगे। हम लोग बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं काली मिट्टी से। काली मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? सवतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? सवतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी से और आप लोग याद रखेंगे कि भाई सूखने पर दरार किस मिट्टी के अंदर बढ़ती है? सूखने पर दरार काली मिट्टी के अंदर गिरती है। इसके बाद याद रखेंगे काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो मैग्नेटाइट और टिटेनीफेरस के कारण, मैग्नेटाइट और टिटेनीफेरस के कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है? कपासी मृदा। कपासी मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे काली मिट्टी को। इसी काली मिट्टी में जल अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जल अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जल अवशोषित करने की क्षमता इसके अंदर। तो आप लोग बोलेंगे काली मिट्टी के अंदर। इसी काली मिट्टी से और क्या क्वेश्चन याद रखते हैं आप लोग? काली मिट्टी में मैक्सिमम किसकी खेती की जाती है भाई? तो कपास की खेती की जाती है, इसी कारण इसको कपासी मृदा बोलते हैं। ठीक, और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी भी। एक और मिट्टी के बाद में बात करूं मैं यहां पर, तो आप लोग याद रखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो भाई ये मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो शुष्क एरिया में, जहां पर पानी कम होता है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। भारत के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण है थार डेजर्ट। थार कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग बोलेंगे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसी मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जैसे जो कांटेदार पेड़ होते हैं, वो कांटेदार पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे मरुस्थलीय मिट्टी में पाए जाते हैं कांटेदार पेड़। आगे बढ़ते हैं। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? एल्यूमिनियम के कारण, मरकरी के कारण, आयरन के कारण या कले के कारण लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी की बात करेंगे हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल। एक तो याद रखेंगे ये भारत के अंदर सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग बोलेंगे सेकंड सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। इसी लाल मिट्टी का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके बाद एक मिट्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इंपोर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। इसी जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है? कछारी मृदा या कछारी मिट्टी किसको बोला जाता है? तो आप लोग बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग हैं, एक तो है पुरानी जलोढ़, और एक है नई जलोढ़। नई जलोढ़, इस पुरानी जलोढ़ के बारे में याद रखेंगे, इसको बोला जाता है बांगर, और इसको बोला जाता है खादर। बांगर और खादर, इन दो भागों में डिवाइडेशन किया हमने जलोढ़ मिट्टी का। इसी जलोढ़ मिट्टी से याद रखेंगे भारत के लगभग 43 से 46% एरिया पर, भारत के 43 से 46% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी से एक बात और याद रखेंगे कि भाई ये सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर आपसे पूछे कि
जलोढ़ मिट्टी के दोनों भागों में कौन सी मृदा ज्यादा जलोढ़ है? तो आप लोग बोलेंगे खादर, ये सबसे ज्यादा उत्पादक होती है। ठीक है, मृदा का रंग लाल क्यों होता है भाई? तो आप लोग बोलेंगे लाल आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी आयरन कंपाउंड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा के किस भाग में हुमस पाया जाता है? ए संतरा, बी संस्तर, सी संस्तर या आधार सेल? यानी एक तो जहां से रोग साइकिल बनी वहां पर, या इसके ऊपरी भाग पर, या इसके द्वितीय भाग पर, या सी भाग पर। तो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा मृदा में ए संस्तर पर पाई जाती है। ए संस्तर याद रखेंगे। एक मिट्टी के बारे में और लिखेंगे, नाम क्या है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी, ये किस जैसी है? तो आप लोग बोलेंगे ये लाल मिट्टी जैसी है। लाल मिट्टी जैसी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, लेटराइट मृदा का अंदर लेटर शब्द, इस शब्द से लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ, तो लेटर शब्द से लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ। क्वेश्चन आता है इस लेटर शब्द का अर्थ क्या है? तो लेटर शब्द का अर्थ है ईंट। ईंटें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ईंटों को बनाने में लेटराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है। अगला, भवन बनाने में, भवन बनाने के अंदर, भवन बनाने में किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे लेटराइट मृदा का। फिर क्वेश्चन पूछा था ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो आप लोग आंसर देंगे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ये मृदा पाई जाती है। और लेटराइट मृदा से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी मृदा में होता है? तो आप लोग बोलेंगे काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन लेटराइट मृदा के अंदर होता है। लेटराइट मृदा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेटराइट मृदा के अंदर ही काजू का उत्पादन होता है। वन लेयर है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 30, 50, 100 या 75? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसके बीच में बात करता तो लगभग 84% स्वतंत्रता के पश्चात कृषि, भारत में कृषि। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? भारत में कृषि। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भारत में कृषि से? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मिलता है कि भाई जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो जनसंख्या थी वो कितने परसेंट कृषि पर निर्भर थी? तो आप लोग आंसर बताएंगे भाई 75%, 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। और भारत की जीडीपी का, भारत की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग कृषि से आता था? तो आप लोग बोलेंगे लगभग 56% भाग कृषि से आता था। ठीक है, 56 से लेकर 65% जीडीपी कहां से थी? कृषि से। लेकिन आज भारत की जीडीपी यानी प्रेजेंट में, ये 1947 की बात कर रहे हैं लोग। वर्तमान में भारत की जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान कितना है? भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान, कृषि का योगदान कितना है? तो आप लोग बोलेंगे 17.7%, यानी लगभग 17.5% जो भारत की जनसंख्या, सॉरी जीडीपी है, वो कृषि से आती है। ठीक, इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई? आज के लिए क्लास में थोड़ा सा मेरे को पता इश्यू आ रहा होगा भाई, बराबर में डीजे बज रहे हैं बहुत तेज तेज, और ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं, आज आज देख ले थोड़ा सा। वर्तमान में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 17.7% है। अभी अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या, वर्तमान में भारत की कितने परसेंट, लगभग आप लोग याद रखेंगे कि भाई 55 से 65%, 55 से 65% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर, ये बात आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है, वर्तमान में भारत की 55 से 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अभी भारत के अंदर कृषि की कुछ फसलें होती है। भारत के अंदर फसलें कितने प्रकार की है? तो आप लोग बोलेंगे भारत के अंदर फसलें हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? पहली है रबी फसल, रबी की फसल। दूसरी कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे खरीफ की फसल। और तीसरी कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे तीसरी फसलों को आप लोग जायद की फसलें बोलते हैं। जायद की फसलें, ये 3 पार्ट में हम लोग फसलों को डिवाइड किया है। अच्छा, एक और फसल होती है जिसका नाम क्या है? नकदी फसल, यानी कैश क्रॉप। ये नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल वो होती है जो हम लोग अपनी जमीन से निकाल कर बाहर गए और जाकर बेच दी और जो पैसा मिला। थैंक यू शिवानी, धन्यवाद भाई। नकदी फसल के बारे में याद रखेंगे भाई। जो नकदी फसल है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई फसल उगाते हैं और उगाने के बाद उसको बाजार में लेकर जाते हैं और बाजार में जाकर बेचने के तुरंत बाद, बाजार में बेचने के तुरंत बाद जब हमने पैसे मिल जाते हैं, बेचने के तुरंत बाद हमें पैसे मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे तुरंत बाद अगर पैसे मिलते हैं तो उसको नकदी फसल बोलते हैं। तुरंत बाद पैसे मिले उसको आप लोग नकदी फसल यानी कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रबी की फसल डैश तक बोई जाती है? अप्रैल से नवंबर, सितंबर से अक्टूबर, दिसंबर से फरवरी और अक्टूबर से दिसंबर तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसलें कब बोई जाती है? तो रबी की फसलों के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। रबी की याद रखेंगे, एक तो भाई रबी की फसल की बुआई है और एक रबी की फसल की कटाई है। ठीक है, यदि मैं रबी की फसल की बुआई बताऊं आपको, तो आप लोग याद रखेंगे ये बोई जाती है सितंबर से अक्टूबर माह में। सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर दिसंबर दे रखा, अगर अक्टूबर नवंबर होता तो हम लोग अक्टूबर नवंबर भी आंसर लगा सकते थे। सितंबर से अक्टूबर माह लगा बोई जाती है। इसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर में होती है और कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। मार्च से अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर इसकी कटाई होती है। अभी है ना, हरियाणा में 2 शब्द बहुत चलते हैं, एक तो अगेती, एक पछेती। ये 2 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेती का मतलब जिसने शुरुआत में ही, यानी रबी का सीजन आने के बाद शुरुआत में ही फसलें उगा दी उसको अगेती की फसल बोलते हैं। और जिसने बाद में फसलें उगाई उसको पछेती की फसल बोलते हैं। मार्च अप्रैल में ये कटाई होती है, ये बुआई होती है। इसके बाद रबी फसल के बारे में याद रखेंगे, कौन कौन सी रबी फसलें हैं। जैसे अभी सीजन चल रहा है, गेहूं की फसल कैसी फसल है? तो आप लोग बोलेंगे गेहूं की फसल रबी की फसल है। इसके बाद गेहूं के बाद आप लोग सरसों की फसल याद रखेंगे। सरसों की फसल कैसी फसल है? तो आप लोग बोलेंगे रबी की फसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल या जनवरी फरवरी? काटी कब जाती है? तो भाई अगर मैं बात करूं खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। यानी इसको आप लोग आंसर दे देंगे यहां से जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगर मैं खरीफ की फसल की बात करूं तो क्वेश्चन आता है किस फसल को, खरीफ की फसल को आप लोग किस नाम से और जानते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इसको मानसूनी फसल भी बोला जाता है। मानसूनी फसल, मानसूनी फसल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे खरीफ की फसल को। बिल्कुल भाई, खरीफ की फसल को मानसूनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसी खरीफ की फसल से और आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो धान की फसल, धान को कई जगह आप लोग जीरी के नाम से जानते हैं, कई जगह आप लोग चावल के नाम से जानते हैं। ये धान, जीरी, चावल ये किसकी फसल है? तो आप लोग बोलेंगे ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा क्या बात याद रखते हैं आप लोग खरीफ की फसल के बारे में? खरीफ की फसल की बुआई, यानी बुआई कब होती है? तो आप लोग बोलेंगे बुआई इसकी मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में एक और
एक फसल पढ़ेंगे आप लोग, जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में जायद की फसल की बुआई होती है। बुआई मार्च अप्रैल में जायद की फसल की होती है। अगर मैं बात करूं कटाई की, तो कटाई जून जुलाई में होती है। कटाई जून जुलाई में होती है। माइक चेंज करोगे? कटाई जून जुलाई में होती है। एक बार भाई अब देखना अभी भी आ रही क्या आवाज? एक बार कमेंट करना, क्या अभी भी आवाज आ रही है क्या डीजे की? क्या अभी भी डीजे की आवाज आ रही है? कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। तब तक हम लोग बात करेंगे जायद के बारे में। जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे एक फसल है खीरा की, ककड़ी। ककड़ी कैसी फसल है? तो जायद की फसल है। फिर आप लोग बोलेंगे तरबूज। तरबूज कैसी फसल है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी जायद की फसल है। ठीक है, ये फसलों के बारे में आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, वह जमीनी क्षेत्र, वह जमीनी क्षेत्र जहां वृक्ष होते हैं, जहां वृक्ष होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो वन कहलाता है। जहां जमीनी क्षेत्र होता है, जहां पर वर्ष वृक्ष पाए जाते हैं, वो वन कहलाता है। और भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग बोलेंगे भारत के वनों को 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अगर वनों की बात करें हम लोग, तो भारत के अंदर एक वन विभाग है। वन विभाग का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप लोग बोले वन विभाग का हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर है वन विभाग का हेडक्वार्टर। ये हर 2 साल बाद, 2 साल बाद ये वनों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है क्या भाई? तो आप लोग याद रखेंगे प्रस्तुत करता है वन विभाग। अगर मैं बात करूं वन, तो आप लोग वनों के बारे में और क्या बात याद रखेंगे? वन 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार के? सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। इसके बाद कैसे वन आते हैं? तो आप लोग सेकंड में बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। और कैसे वन पाए जाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे तीसरे पर जवारीय वन, जवारीय वन। फोर्थ पर आप लोग याद रखेंगे मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन। और एक आप लोग फिफ्थ पे याद रखेंगे पर्वतीय वन। ये वनों का डिवाइडेशन है भाई 5 भागों में। अच्छा, जमीन का वह क्षेत्र जहां पर सौत वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे उसको वनस्पति कहा जाता है। जमीन का वह क्षेत्र जहां पर सौत है, जमीन का वह क्षेत्र जहां सौत है, सौत है पौधे उत्पन्न होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्पन्न होते हैं, उसे वनस्पति कहते हैं, उसे वनस्पति कहा जाता है।
उसको वनस्पति कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आपको पता है भाई, भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर है, सबसे ज्यादा वन भी। लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर में, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या फैले हुए हैं? तो आप लोग बोलेंगे वन फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत में, सबसे ज्यादा प्रतिशत वन कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वन आप लोग बोलेंगे मिजोरम के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? मिजोरम के अंदर है। मिजोरम के लगभग 84% एरिया पर क्या मिलेंगे आपको? 84% क्षेत्र पर आपको वन मिलेंगे। अच्छा, एक उत्तर पूर्व वाला और याद रखेंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कंप्लीट में वनों का प्रतिशत, वनों का प्रतिशत कितना है? तो आप लोग बोलेंगे वनों का प्रतिशत लगभग 65% है। 65% वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आप लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी उत्तर पूर्व के अंदर। भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम वन, सबसे कम वन आप लोग आंसर याद रखेंगे हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में, यानी पंजाब में लगभग 6.89% वन है, तो सबसे कम पाए जाते हैं। इसके बाद और क्या बात याद रखेंगे आप लोग? इसके बाद याद रखेंगे, अगर किसी राज्य को हम लोग अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो लगभग 33% क्षेत्र पर, 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। ये एक रिपोर्ट का आंकड़ा है। एक रिपोर्ट ये बात बताती है कि भाई लगभग 33% क्षेत्र पर अगर वन है तो वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप कोक, कोलतार, कोयला, गैस, चारकोल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कार्बन का शुद्धतम रूप, तो आप लोग आंसर देंगे कोक। लेकिन आपने एक बात और पढ़ी होगी, कार्बन का शुद्धतम रूप फुलेरिया भी होता है, फुलेरिन भी होता है, साथ ही साथ कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा भी होता है। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा भी लगाएंगे। हीरे के बारे में क्या बात याद रखेंगे? शुद्ध हीरा कितने कैरेट का होता है? शुद्ध हीरा होता है 200 कैरेट का, 200 कैरेट का। इसके बाद आता है सोना। सोने को हम लोग बाद में लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे खनिज। एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? खनिज। खनिज, भारत के अंदर खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सभी प्रकार की चट्टान होने के कारण, सभी प्रकार की चट्टान होने के कारण, चट्टान होने के कारण हर प्रकार का खनिज पाया जाता है, हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है, हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। अभी एक शब्द आता है खनिजों की पेटी के रूप में किसे जाना जाता है? खनिजों की पेटी। तो आप लोग खनिजों की पेटी किसे बोलते हैं? तो आप लोग हिमालय को खनिजों की पेटी बोलते हैं। हिमालय इज नोन एज बेल्ट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की पेटी या खनिजों की पेटी किसे बोला जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे खनिजों की पेटी हिमालय को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक आप लोग खनिज याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? तांबा। तांबा, इसको आप लोग सीयू बोलते हैं। इसका उदाहरण है आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होने के बाद, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होने के बाद इस तांबे का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु, प्रयोग की गई प्रथम धातु, प्रथम खनिज, प्रथम खनिज या प्रथम धातु आप लोग क्या आंसर देंगे? तो आप लोग बोलेंगे तांबा, यानी कि सीयू। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एजी। सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछा गया भाई, क्या होगा? तो आप लोगों को पता है भाई, विद्युत का सबसे अच्छा स्वचालक चांदी होता है। चांदी और शीशे का खनन साथ साथ किया जाता है। अभी एक शब्द आप लोग देख रहे हैं, खनन। खनन क्वेश्चन आता है, एक पठार है जिसका नाम है शिलोंग का पठार।
शिलोंग का पठार, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया कि शिलोंग के पठार में खनन करने के लिए किस माइनिंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेट होल माइनिंग, रेट होल माइनिंग का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे शिलोंग के पठार में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी धातु हैं, कुछ और भी खनिज हैं, जैसे एक खनिज है सोना। क्वेश्चन आता है सबसे लचीला खनिज है, सबसे लचीला धातु, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सबसे लचीला सोना है। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना, तो आप लोग बोलेंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो आभूषण है, आभूषण कितने कैरेट सोने से बनते हैं, तो आभूषणों के बारे में याद रखेंगे, आभूषण 22 कैरेट के बनते हैं, 22 कैरेट के। महंगी धातु, महंगी धातु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे महंगी धातु के नाम से सोने को जाना जाता है। पीली धातु के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीली धातु के नाम से सोने को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग सोने से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग और खनिज आयरन ओर की बात करें। हाँ, कॉपर को ही तो तांबा बोलते हैं, कॉपर प्लस टिन ब्रोंज बनता है ना, मैंने आपको ये शायद कॉपर लिखा, बिल्कुल भाई, कॉपर का मतलब कांस्य होता है, बहुत अच्छे। वैसे देखो इस बात को भी समझने का प्रयत्न करेंगे, Cu का मतलब कॉपर होता है, यानी कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर को तांबा बोलते हैं। तांबे के अंदर अब जब हम टीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, तो आप लोग बोलेंगे तो कांस्य बन जाता है, यानी ब्रोंज बन जाता है। ठीक, ये बात हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रकार के लो अयस्क को काला अयस्क भी कहा जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीरेडाइट। सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि लो कितने प्रकार का होता है, लो अयस्क, तो लो अयस्क के 4 प्रकार, 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। दूसरा आप लोग याद रखेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट। तीसरा आप लोग याद रखेंगे सीडेराइट, सीडेराइट। और एक आप लोग याद रखेंगे लिमोनाइट, लिमोनाइट। ये 4 प्रकार का आयरन होता है, लो अयस्क होता है। ठीक है, अभी पूछा गया काला अयस्क यानी काले लोहे के नाम से किसे जाना था, सर ज्वेलरी 24 कैरेट में भी तो बनती है ना, नहीं शिवानी, 24 कैरेट में नहीं बनती, क्योंकि 24 कैरेट के सोने से आभूषण बन ही नहीं सकते। 24 कैरेट के से आभूषण बनाएंगे, वो इतनी लचीली होती है कि अगर उससे आभूषण बना दिया तो वो आभूषण टूट जाएगा, वो आभूषण चलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसको 22 कैरेट के आभूषण बनते हैं। आप कोई भी आभूषण देखेंगे उसके अंदर डिजाइन करना तो वो इतनी लचीली होती है। अच्छा, एक और भी धातु होती है, क्वेश्चन आता है इस धातु को चक्कू से भी काटा जा सकता है, इस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सोडियम। सोडियम इतनी लचीली धातु होती है कि ना उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। लेकिन आप लोग एक बात और पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ी है, तो आपने बताया था कि भाई जो सबसे लचीली धातु उसका नाम क्या है, सोना। इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें कि इसको काला अयस्क भी बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज नोन एज ब्लैक आयरन। ठीक है, तो ये थी भाई आज के अपने क्वेश्चंस, आशा करूँ आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि बराबर में डीजे बज रहा था और हमने माइक भी दूसरा लगा लिया था, इस कारण आज की क्लास के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आशा करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई और डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, आज डीजे ने पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर दिया। पर यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। हमारे कवे थी 24 कैरेट का, इतनी झूठी है वो। बिल्कुल भाई, 24 कैरेट का कोई भी आभूषण नहीं बनता, 24 कैरेट के तो बिस्कुट होते हैं। ठीक है, उसको ढांचे में डालना मुश्किल है, क्योंकि ना इतनी अच्छी आप लोग देखते हैं कि भाई कोई पेंडेंट बनवाया, उसके अंदर डिज़ाइन करवाया, मान लो शिव जी का ही डिज़ाइन कराया, हनुमान का डिज़ाइन कराया, तो वो डिज़ाइन क्या है, इतनी लचीली है वो इधर उधर फिसल जाएगा। तो उसके अंदर कुछ मिश्रण मिलाया जाता है
तब 22 कैरेट से उसका निर्माण होता है। बहुत अच्छे भाई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।